सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए यार, नया साल तो स्टार्ट हो गया है। अब इस साल को आप लोग कैसे लेकर चलते हैं, इसको पहले जैसे ही रखते हैं या फिर इस नए साल में आप लोग चार चांद लगाते हैं, ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। मेरा दिन तो स्टार्ट हो गया आप लोगों के साथ में, और पहली बार ऐसा यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है कि मॉर्निंग में अब तक मैंने किससे बात नहीं की। सबसे पहले आप लोगों के साथ में ही मैं बात करने यहां पर बैठा हूं, यानी कि सबसे पहले आप लोगों के साथ में मेरी बात हो रही है। तो इस तरीके से ये जो दिन है मेरा आप लोगों के साथ में स्टार्ट हो रहा है, नया साल मेरा आप लोगों के साथ में और आप लोगों का मेरे साथ में स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं और एक तरीके से दुआ करूंगा आप लोगों के लिए कि जो भी इस साल में आप लोग अचीव करना चाहते हैं, आप लोगों का गोल जो भी अचीव करने का है वो आप लोगों को मिले। बस यही एक मेरी दिल से दुआ है, जो कि मैं मैक्सिमम उसमें अपना एफर्ट जितना दे सकता हूं उतना एफर्ट अपना दूंगा। पर यहां पर एक छोटी सी एक एक्सपेक्टेशन मेरी भी है आप लोगों से कि आप लोग भी इसमें जरा सी कोताही न बरतें। आप लोग भी अपने आप को पूरा सीरियस नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सीरियस जोन में लाकर कि यार अब की बार ना बस आरिया पार करना है, उस वाले जोन में लाकर आप लोगों को भी लग जाना है। क्योंकि देखिए बार बार यार हर साल एक रिपीटेड साइकिल में रहकर कि हाँ अब निकालेंगे, कल निकालेंगे, अगले साल निकालेंगे, ये करेंगे, तो उससे हटकर एक बार वो नहीं कहते कि एक बार बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर डालो। मेहनत करने से किसी का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा है, तो एक बार बिल्कुल जी जान लगा दो। तो आप लोगों के माँ बाप ने जो सपने देखे हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा, तो उनके सपने पूरे करो। एक तरीके से उनके सपने भी वही सपने हैं जो आप लोगों के सपने हैं। तो क्या आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए, क्या आप लोग अपने लिए एक कुछ टाइम ऐसा नहीं दे सकते कंप्लीटली यार इस पढ़ाई को दे डाले पूरा, उसके बाद में जिंदगी में पूरा मौज करना है। तो ये साल बिल्कुल उसी तरीके से चाहिए मुझे आप लोगों से, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जो फालतू की चीजें, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आप लोगों की लाइफ में, उन सबको जिंदगी में से उखाड़कर बाहर फेंक दो। देखिए पता सबको है कि मोबाइल से दूर रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, पानी पीना है, अच्छे से एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज सबको पता होती है, पर लेकिन करता कोई कोई है। तो वही बात होती है, जो करके ले जाता है वो लाइफ में सही डायरेक्शन में पड़ जाता है, और जो सुन सुनकर भूल जाते हैं वो तो कल भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे रहेंगे और परसों भी ऐसे ही रहेंगे। तो उनके बारे में बातें नहीं कर रहा हूं मैं, उस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं जो अपने आप में थोड़ा बहुत चेंज लाना चाहता है। तो क्या आप लोग वो पर्सन है जो इस चेंज का पार्ट बनना चाहते हैं? तो बी द चेंज। तो अगर आप लोग चेंज का पार्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर आप लोगों को चेंज लाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीजें इसीलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से मैंने आप लोगों से बोला था कि मॉर्निंग में आप लोगों के साथ में उठना स्टार्ट करूंगा, मॉर्निंग में प्रॉपर वे में आप लोगों के लिए चीजें लाना स्टार्ट करूंगा, तो वो मैंने किया। अब आप लोग कितना इसको फॉलो कर पाते हैं डेडिकेशन के साथ में, अब वो आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, अगर आप लोगों ने मैदान छोड़कर नहीं भागे हैं। तो अगर मैदान में आप लोग डटे रहेंगे ना तो फल जरूर मिलेगा। और जो भी आप लोगों को ताने देते हैं ना कि हाँ इससे कुछ नहीं हो पाएगा और ये वो उसी दिन उनके जो स्वभाव है आप लोगों के लिए चेंज हो जाएंगे। तो ये चीजें आप लोग बस ध्यान रखकर चलिए कि इसके ऊपर आप लोगों को बिल्कुल भी जरा से भी परवाह, एक तरीके से कोताही नहीं बरतनी है, बिल्कुल सीरियस जोन में आप लोगों को रहना है। और फिर से आज डिटेल में मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैंने ये आप लोगों से 5 दिन पहले पूछा था कि क्या टाइम होना चाहिए, तो 67% बच्चों के द्वारा बोला गया था कि 5 बजे होना चाहिए। यानी कि जो 19,000 के द्वारा वोट किया गया था, इसमें से 26% के द्वारा बोला गया था 4% होना चाहिए। चलिए ये 26% 4 बजे उठ जा रहे हैं, ठीक है, हालांकि उठ नहीं रहे इनमें से भी। 7% के द्वारा बोला गया था कि एक तरीके से 4:30 बजे होना चाहिए, पर लेकिन 67% के द्वारा, चलो 50% भी अगर मैं लगा लूं तो कम से कम यहां पर 8 या 9,000 लोग कम से कम यहां पर उठने चाहिए, 9,500। तो 9,500 क्या मॉर्निंग में 5 बजे उठकर इसको देख पाएंगे? तो मैं यही आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब यहां पर कम से कम यहां पर आप लोग मॉर्निंग में उठकर देखिए, जिसने बोला था कि सर इसको 5 बजे लेकर आइए, 5 बजे आप लोगों ने बोला था, तो ये 5 बजे आप लोगों के लिए आ रही है। तो अब मैं आप लोगों से कम नए साल पर आप लोगों से यहां पर एक रिजोल्यूशन चाह रहा हूं कि कम से कम आप लोग अब इसको प्रॉपर वे में अपने टाइम को देखिए। मेरा मानना यह है और लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस भी है, जितना अच्छा मॉर्निंग में आप लोग दिन को स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों का बेहतर दिन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मॉर्निंग जितनी बेकार आप लोग की स्टार्ट होगी, आगे आने वाला दिन भी आप लोग उतने ही बुरे तरीके से हो सकता है, आने वाले टाइम में आप लोग उसको एक तरीके से डाउन तरीके से जाता रहे वो दिन। तो इसलिए कोशिश यही रहेगी कि जितना अच्छे से आप लोग इसको दिन को स्टार्ट करो और अपने टाइम पर स्टार्ट करो तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल बेस्ट रहेगा। जो 4 बजे उठ रहे हैं वो अभी कंटिन्यूअसली 4 बजे उठते रहना है उनको। 4 बजे उठकर आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, 5 बजे तक अपने आप को प्रॉपर तैयार कीजिए और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। एग्जैक्ट 5 बजे आप लोगों को ये डेली वीडियो मिलने वाली है, ये 5 बजे आप लोगों के लिए रहने वाली है।
कब तक? ये फरवरी तक रहने वाली है। 1 मार्च से ये 4 बजे पहुंच जाएगी वीडियो, जब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, नॉर्मल सा हो जाएगा। तो तब तक आप लोग इसको 5 बजे एंजॉय कीजिए। पर लेकिन अब चाहिए मुझे कि 5 बजे कम से कम अब आप लोग उठे यहां पर। अब कम से कम ये ना हो कि अब यार अब तो आप लोगों की सारी बातें मान ली, अब तो कम से कम उठना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज अब आप लोगों को जरूर करनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग नजर डालिएगा जरूर कि हाँ आप लोगों ने जो बोला है वो आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फिर आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ के, देखिए अगर छोटी छोटी चीजों के लिए आप लोग सीरियस नहीं हो रहे ना, तो आप लोग कभी बड़ी चीज के लिए भी सीरियस नहीं हो सकते। आप लोगों को पहले अपनी हेल्थ के लिए सीरियस होना पड़ेगा, अपनी जो जिंदगी में किस तरीके से आप लोगों की लाइफ चल रही है उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, किस तरीके से छोटी छोटी चीजें होती हैं, अपना स्वभाव क्या है उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। तो फिर ये सारी चीजें आप लोग पैटर्न में करना स्टार्ट कर दोगे। तो यही कुछ बातें थी। मैं आशा करता हूं कि ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग इसमें जो भी आप लोगों ने रिजोल्यूशन लिए हैं उनको अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है। और जो रिजोल्यूशन आप लोगों ने लिए हैं उनमें से अगर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताना चाहें तो अपने परिवार के साथ में यानी कि एसएलवी फैमिली के साथ में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ छोटी बातें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है सुल्पनेश्वर, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कौन से 2 राज्य के साथ में इसकी बाउंड्री कॉमन है, ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के साथ में, बी में बोला गया गुजरात महाराष्ट्र के साथ में, सी में बोला गया उत्तराखंड यूपी के साथ में, या फिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक के साथ में। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी या फिर डी। बाकी वीडियो के अंदर इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। आइए आगे चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने क्विज के साथ में। तो ये क्विज है, इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। फिर यहां पर कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। तो इससे पहले आप लोग यहां पर इस क्विज को पढ़िए अच्छे से और आंसर दीजिए। फिर वीडियो के अंदर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। यहां पर बात की जा रही है एक नए एम्बिशियस, जिसको बोला गया है बाउपुर न्यू खुर्जा सेक्शन। यहां पर ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। फ्राइट कॉरिडोर यानी कि एक तरीके से किसी पर्टिकुलर, जैसे कि फ्राइट बोलते हैं तो सामान को ढोने के लिए डेडिकेटेड एक रास्ता, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये अभी हमारी कंट्री में डेडिकेटेड उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा किया गया है, ये आप लोग को बताना है। इन्फ्लेशन, नॉर्मली इन्फ्लेशन जिसको आप लोग महंगाई बोलते हैं, तो ये बोला गया कि ये 4% के कम से कम यहां पर होना चाहिए, 4% के करीब यहां पर होना चाहिए अगर आप लोग प्रॉपर वे में चीजों को लेना चाहते हैं। और ये अभी एक पेपर, एक जिसको टाइटल दिया गया मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो ये टाइटल किसके द्वारा यहां पर रिलीज किया गया ये पेपर का, जिसमें बोला गया कि 4% इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई रहनी चाहिए। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। डिजिटल ओशियन, ये डेवलप किया गया यहां पर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, INCOIS। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये ओशियन के अंदर की इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर लेकर देगा, जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है एक जगह उसको इकट्ठी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसी के साथ में कौन से राज्य के द्वारा अभी यहां पर बात की जा रही है, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है राग भोपाली एग्जीबिशन, जिसको यहां पर जारी जरदारी, ये यहां पर जो आप लोगों ने देखी एक तरीके से कई सारी जो कढ़ाई बुनाई की जाती है उसके बारे में बात की जाती है। तो कौन से राज्य से ये बात निकल कर आ रही है। इसी के साथ में एक राज्य का नाम आप लोगों को और बताना है जिसके द्वारा कंपेन स्टार्ट किया गया है, एक जिला एक शिल्प, यानी कि एक जिले के अंदर कम से कम एक शिल्प कला होनी चाहिए। तो ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के बारे में, यानी कि NMB, ठीक है। तो ये जो है कौन से मंत्री यानी कि मंत्रालय के अंदर आते हैं, ये आप लोगों को बताना है। मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड यहां पर एक कंसोर्टिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका एक समूह रहेगा जो कि इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर वे में डिस्कस करेगा। ट्राइबल कम्युनिटी यहां पर प्राइम मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप 121 जो गांव है यहां पर, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके आसपास में आते हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, गुजरात के अंदर में। इको सेंसिटिव जोन से इसको बाहर रखने की बात की जा रही है। तो ये कौन से राज्य में यहां पर ये सारी प्रक्रिया चल रही है, गुजरात के अंदर। तो ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आप लोगों को बताना है। एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि काफी फेमस रहे हिस्ट्री में, जब यहां पर बात करें आजादी के बाद की, तो इनको लॉयन ऑफ नौसेरा के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि नौसेरा का शेर। तो इनका नाम क्या है और ये क्यों न्यूज में है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो ये है आज के क्वेश्चन जिनको आप लोग अटेम्प्ट करना है। आइए अब न्यूज की ओर चलते हैं, डिटेल में एक एक कर न्यूज देखेंगे। आइए लेक्चर आज का स्टार्ट नौसेरा के शेर से ही करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यहां पर काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये जो न्यूज निकल कर आ रही है नौसेरा का शेर। तो नौसेरा का शेर नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो है ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया इनका जब हमारी कंट्री की पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हुई, फर्स्ट वॉर आप लोग बोल सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947-48। इनके द्वारा जब ये आखिरी सांस ले रहे थे तो इन्होंने ये बोला कि मैं मर रहा हूं, पर लेकिन
जिस चीज के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, वो हम यानी कि हम लोग अपनी टेरिटरी, अपनी जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इसका एक भी टुकड़ा जो है वो दुश्मनों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। यानी कि मरते मरते भी इनके द्वारा यहां पर ऐसी बातें बोली गई। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि अपने देश के लिए इनका क्या जज्बा था। तो ये एक ऐसे जवान थे जिनके द्वारा अपने जो प्राण थे अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिए गए। तो इनके नाम पर यहां पर अभी इनकी ग्रेव यानी कि इनकी कब्र बनी हुई है। तो इनकी कब्र को तोड़ा गया है या फिर इनकी कब्र जो है वो ढह गई है, कुछ ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। उसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है, तो जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है। अभी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो थे, ये इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा ये 1912 से लेकर 1948 तक रहे। 18 जो टोटल ब्रिगेडियर थी उनमें से एक के ब्रिगेडियर यहां पर ये थे आर्मी के। और इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की जाए तो टोटल 18 ब्रिगेडियर यहां पर देखने को मिलते थे। पोस्टुमसली यानी कि इनकी डेथ के बाद में जब इनकी जान चली गई, इनको महावीर चक्र से भी नवाजा गया। तो ये इस तरीके से इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर बात करें जनवरी फरवरी 1948 उस्मान जो है यहां पर, ये जब यहां पर बात चल रही थी, ये पर्टिकुलर जब यहां पर एक तरीके से आप लोग जब लोकेटेड थे यहां पर नौशेरा और यहां पर जहानगार, बहुत ये हाईली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये तहसील है जो खासकर रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आती है आज के दिन में, जिसको आप लोग यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर भी बोलते हैं। तो इनको महावीर चक्र से नवाजा गया। बाकी इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं कि देखिए जिस टाइम पर ये वहां पर सिचुएटेड थे, तो इन्होंने इतनी बहादुरी से एक तरीके से फाइट की कि पाकिस्तान के 2000 के करीब जो लोग थे उनको ढेर कर दिया, और हमारी कंट्री के ओनली 150 के करीब जो लोग हैं उनकी जान गई। इसीलिए यहां पर इनके द्वारा जिस तरीके से डिफेंड किया गया अपने एरिया को, इसीलिए इनको शेर की उपाधि दी गई, नौशेरा का शेर, ठीक है, तो लॉयन ऑफ नौशेरा। तो आज की डेट में जो इनकी जो ग्रेव है, इनकी कब्र है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस न्यू दिल्ली के अंदर बनी हुई है। तो उसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है। जब इनकी जान गई उस टाइम पर पूरा एक तरीके से राज्याभिषेक के साथ में आप लोग बोल सकते हैं पूरा प्रेयर किया गया, और खुद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब के द्वारा यहां पर एक तरीके से उसको वो फिनल एक तरीके से वो कहते हैं एक तरीके से आगे आए इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, इस चीज को आगे बढ़ चढ़कर उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट लिया गया इस प्रेयर में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे हमारी कंट्री में आज के दिन में नेशनल एजुकेशन जो डे है वो इन्हीं से रिलेटेड है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो किस दिन आती है ये आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग है, आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं ऐसे, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने इनके बारे में जानी। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। ये भी काफी प्यारी न्यूज है, और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं उसके कई सारे आंसर आप लोगों को यहां पर इसमें मिलने वाले हैं। मैंने अभी आप लोगों से यहां पर एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की जिसका नाम है यहां पर सुलपनेश्वर, ठीक है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहले तो क्वेश्चन ये बन जाएगा ये कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो दोनों के साथ में ये बॉर्डर पर लोकेटेड है। नॉर्मली नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, जो कि एक इको सेंसिटिव जोन की कैटेगरी में आती है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनके आदिवासी लोग हैं, कि जिस तरीके से सेंटर जो है ये यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को आज की डेट में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की जो बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि उसको आप लोग इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर न करें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो ये बन जाएगा, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस राज्य के अंदर प्रोटेक्टेड जोन माना जाता है, तो ये गुजरात के अंदर प्रोटेक्टेड जोन माना जाता है। कौन सी रिवर के पास में यहां पर ये, तो नर्मदा रिवर के पास में है यहां पर ये। कौन से दो राज्य के साथ में ये बाउंड्री टच करता है, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ में बाउंड्री टच करता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हो गया यहां पर ये हो गया मध्य प्रदेश, और ये हो गया यहां पर महाराष्ट्र, तो इनके साथ में यहां पर ये बाउंड्री टच करता है। और रिवर का भी नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो रिवर है यहां पर नर्मदा। बाकी आखिर ऐसा क्यों है यहां पर, आखिर क्यों यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी बातें यहां पर कर रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटी ये है, देखिए अगर यहां पर इस तरीके से प्रोटेक्टेड जोन के अंदर आता है तो ये इको सेंसिटिव जोन जो हो जाएगा यहां पर, ना तो कोई लैंड को कहीं ट्रांसफर कर पाएगा खासकर नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए, इसी के साथ में इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, और इसी के साथ में यहां पर जो लोग रहते हैं तो वो भी यहां पर प्रॉपर उसको रहने के लिए उनको जगह नहीं मिल पाएगी यहां पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी यहां पर वो नहीं रह पाएंगे। तो अगर इको सेंसिटिव जोन यहां पर ये हो जाता है तो ट्राइबल कम्युनिटी को भी यहां से हटाने की कोशिश की जा सकती है राज्य गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसलिए वो यहां पर इसकी रिक्वेस्ट मोदी जी के सामने डाल रहे हैं। बाकी सेकंड जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये, आज की डेट में यहां पर अगर आप लोग इस तरीके से इसको इको सेंसिटिव जोन के अंदर अगर ला देते हैं तो ये 121 जो गांव है ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप में आ जाएंगे। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इनकी जमीन की मालिक हो जाएगी, वो जब चाहे जिस तरीके से चाहे यहां पर अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसके चलते ये मुद्दा निकल कर आता है।
तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर ये तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर यहां पर एक तरीके से इको सेंसिटिव जोन के अंदर ला देते हैं तो नॉर्मली हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में पंचायतें होती हैं गांव के लेवल पर लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहां पर पंचायतें होती हैं, उनका थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। उनको बोलते हैं यहां पर पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, यानी कि एक तरीके से नॉर्मल एरिया में तो पंचायत देखने को मिलेगी, पर लेकिन जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी होती है वहां पर पीईएसए, आप लोगों के मैंने डिटेल लेक्चर लिया था पॉलिटी के अंदर, आप लोगों को याद होगा। तो जो इसके बारे में बात की जा रही है, सर्च कर लीजिएगा पीईएसए बाय वीर, तो डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसा एरिया होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो शेड्यूल 5 है हमारे संविधान के अंदर में, उसमें यहां पर इसके बारे में बात की जाती है कि वो एरिया जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी नॉर्मली रहती है, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोकल एरिया के जो लोग हैं, खासकर जो गांव का प्रधान हो गया, उसको काफी सारी पावर रहती है उस एरिया में रिसोर्सेज वगैरह को कैसे यूज किया जाना है। तो अगर इको सेंसिटिव जोन में इसको ला दिया जाता है तो ये सारी पावर भी इनकी डाइल्यूट हो जाएंगी, ये सारी पावर पे भी इनका कंट्रोल नहीं रहने वाला है। तो ये है बेसिक मुद्दे जिसकी वजह से यहां पर ये ट्राइबल कम्युनिटी इस तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखिए जैसे आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, तो आप लोगों से जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई नेशनल पार्क न्यूज में है तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। आप लोग बोलते रहते हैं कि सर इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतने नेशनल पार्क है, कैसे याद करें? तो याद कुछ नहीं कर रहे हैं, करंट अफेयर फॉलो करते रहो, आधे से ज्यादा तो प्रॉब्लम आप लोगों की वैसे ही दूर हो जाएगी अगर प्रॉपर डेली आप लोग रेगुलर फॉलो करते हो तो। अगली जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रही है हमारी कंट्री में किसानों के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज है। यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा अभी यहां पर 100वीं किसान रेल ट्रेन जो है वो यहां पर अभी स्टार्ट की गई है। ये काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है यहां पर देवलाली से लेकर ये यहां पर है दानापुर। ठीक है, तो ये पॉपुलरली यहां पर जो बेसिकली एक्सटेंडेड इसका किया जा रहा है यहां पर ये तो काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अभी आप लोगों ने देखा कई सारी रेल चलाई जा रही है, तो लगभग बोला जा रहा है कि लगभग 15,450 टन के करीब जो प्रोड्यूस है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। तो ये देवलाली यानी कि एक तरीके से यहां पर महाराष्ट्र से लेकर बिहार के अंदर बेसिकली बात की जा रही है। तो इसका पर्पज क्या रहेगा? पर्पज ये रहेगा कि देखिए यहां से अगर कोई ट्रेन चलती है और यहां पर पहुंचती है तो ये ट्रेन जहां जहां से होती ही जाएगी, तो जहां जहां इसके स्टेशन रहेंगे वहां पर रुकेगी। अगर मान लीजिए ये यहां पर महाराष्ट्र से संतरे लेकर आती है तो संतरों को मान लीजिए इसको यहां पर ऐसा नहीं है कि ये यहां पर सीधा बिहार में ही ले जाकर उतारेगी। हो सकता है कि जबलपुर में संतरे उतारने हो तो यहां पर जबलपुर में संतरे उतारकर और यहां से कुछ और इसको रखना हो, मान लीजिए यहां से इसको अमरूद रखने हो, ठीक है, तो संतरे उतारकर यहां से अमरूद रख लेंगे। तो इस तरीके से यहां पर पता चला कुछ और आगे चलकर कुछ उतारना है, तो इस तरीके से ये जो ट्रेन रहेगी ये यहां पर राज्य के अंदर इस तरीके से ये एक राज्य से दूसरे राज्य की बाउंड्री को चीरती हुई निकलेगी, जिसमें कई सारी चीजें इसके अंदर रखी जाएगी, जिसके चलते यहां पर कॉलीफ्लावर्स, ये मतलब कैप्सियम हो गया, ये मतलब जो भी खाने पीने का सामान होता है, फ्रूट और सब्जियां वगैरह होती हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। प्याज हो गया, मिर्ची हो गया, ये फ्रूट्स हो गए जैसे कि अंगूर हो गया, संतरे हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीजें, केला, ये सब चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब ये कि साग सब्जियां ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करेगी। लोडिंग और अनलोडिंग रहेगा, जो पेरिसेबल आइटम रहते हैं यानी कि कमोडिटी रहती है। पेरिसेबल आइटम कौन से होते हैं? ये वो आइटम होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे टमाटर ज्यादा लंबे समय तक आप लोग नहीं रख सकते हैं, पर लेकिन बादाम लंबे समय तक आप लोग रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम होगा कंसाइनमेंट, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी लोड और अनलोड इसको किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बेसिकली अभी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है ताकि 50% जो सब्सिडी कॉस्ट है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सब्सिडी कॉस्ट है, ये 50% यहां पर किसानों की 50% यहां पर ओनली जो है देनी पड़ेगी, बाकी का यहां पर गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहां पर 50% यानी कि 50% ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है, जो सब्जी और जो यहां पर जो यहां पर फल और सब्जी जो ले जाए जाते हैं उसके यहां पर हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट वहन करेगी। तो ये किसान रेल का बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर यही था, ताकि हमारी कंट्री में जो सामान खेतों में किसानों के बर्बाद हो जाते हैं कई बार, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके और जहां पर इनकी जरूरत है वहां तक इनको पहुंचाया जा सके। तो इसके चलते यहां पर ये मल्टी कमोडिटी ट्रेन सर्विस जो है, जिसको आज के दिन में किसान रेल के नाम से आप लोग जानते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर कर रही है। खासकर अगर बात करें तो ये आपकी डेट में स्मॉल क्वांटिटी के जो प्रोड्यूस हैं, जैसे स्मॉल या फिर इंडिविजुअल फार्मर हैं, तो उनके लिए भी फायदा यहां पर पहुंचा रही है। किसान रेल जो है यहां पर आज के दिन में 10 रूट पर चल रही है और टोटल मिलाकर 27,000 टन के करीब जो प्रोड्यूस हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर आज की डेट में ये ले जा रही है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री में अगर एक पर्टिकुलर एरिया में किसान टमाटर उगा रहा है तो उसको दूसरे एरिया में ले जाकर बेचा जा सकता है। अगर अपने एरिया में उसको भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम किसी दूसरे एरिया में उसका जो प्रोडक्ट जाएगा तो वहां पर उसको अच्छा खासे भाव मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का, जिसके चलते रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो इसके बारे में एक आइडिया जरूर रखिएगा।
काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा आर्ट एंड कल्चर के बारे में, और आप लोग बोलेंगे यार क्वेश्चन कहां से आ गया पता ही नहीं चला है। और हाँ, अगर किसान रेल के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो यहां पर किसके द्वारा ये डेडिकेटेड रेल है, नॉर्मली तो आप लोग बोलिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, पर लेकिन जो मिलकर काम करती है ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर जो वेलफेयर है ये मिलकर यहां पर काम करते हैं, ठीक है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी यहां पर काम करती है। आइए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के नहीं, यहां पर बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। बात की जा रही है यहां पर राग भोपाली, तो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राग भोपाली करके एक एग्जीबिशन यानी कि एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें यहां पर जारी जरदोजी करके यहां पर आप लोगों का क्राफ्ट जो है भोपाल के अंदर उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने देखा कई बार जैसे कि लहंगे वगैरह होते हैं जो शादियों में पहने जाते हैं, तो उसमें कढ़ाई बुनाई रहती है, तो वो एक अलग तरीके का यहां पर अलग ही उसका रेट देखने को आप लोगों को मिलता है। नॉर्मल कपड़ा जो आता है और लहंगा जो होता है वो लाखों में भी आप लोगों को देखने को मिलता है, हजारों में लहंगे आते हैं। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो उसके ऊपर कढ़ाई बुनाई का काम होता है, तो एक तरीके से उसके बारे में बात की जा रही है। अभी अलग अलग तरीके की ये चीजें होती हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया कैंपेन, जिसमें ये एक जिला और एक शिल्प यानी कि एक शिल्प कला और एक जिला यानी कि एक जिले के अंदर यहां पर कोई ना कोई एक चीज इस तरीके से सपोर्ट यहां पर की जाएगी ताकि उसका जो लोकल प्रोडक्ट है वो सामने लाया जा सके। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है इसकी और यहां पर एफर्ट लगा रही है। आप लोग एक बात और बताइए, एक स्कीम आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी, याद होगा शायद आप लोगों को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो यहां पर कौन से राज्य के द्वारा ये स्कीम जो है सामने लाई गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली, काफी ज्यादा न्यूज में थी उस टाइम पर कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को यहां पर आगे लेकर चलना है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। जो यहां पर ये अपने ही तरीके जो एग्जीबिशन यहां पर ये निकल कर आ रही है, ये खासकर जो ओल्ड यहां पर जो कला थी उसको फिर से सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो फर्स्ट अपने ही तरीका ये एग्जीबिशन है जो कि राग भोपाली के नाम से यहां पर पुकारा जा रहा है। तो एक तरीके से जारी जरदोजी को यहां पर जो क्राफ्ट है उसको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर जो टर्म यूज किया जा रहा है यहां पर जरदोजी, तो ये दो पर्सन जो टर्म से मिलकर यहां पर बना हुआ है। जर का मतलब होता है गोल्ड और डोजी का मतलब होता है यहां पर एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से कढ़ाई बुनाई कहते हैं, यानी कि जो गोल्ड की कढ़ाई बुनाई होती है कपड़े के ऊपर, उसके बारे में बात की जा रही है। और अगर बात करें यहां पर तो 17वीं सेंचुरी के अंदर जो मुगल एम्परर उस टाइम पर हुआ करते थे, उनके द्वारा ये चीजें काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर सपोर्ट की गई थी ताकि यहां पर एक तरीके से रॉयल्टी दिखाई जा सके, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में कितने रॉयल लोग रहते हैं उसकी रॉयल्टी को दिखाया जा सके। जो शाही खानदान होते हैं वो इसी तरीके के सोने के बुने हुए कपड़े यहां पर पहना करते थे। तो रॉयल जो पैटर्नोज था, यानी कि एक तरीके से रॉयल जो कम्युनिटी के द्वारा जो इनको सपोर्ट किया जाता था, वो यहां पर अकबर के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट किया गया। पर लेकिन जैसे ही औरंगजेब गद्दी पर बैठे तो यहां पर जो चीजें थी वो यहां पर बिल्कुल स्टॉप कर दी गई। औरंगजेब का यह मानना था, वो आज की डेट में जो कढ़ाई बुनाई करता था उस टाइम पर, उसी से जो उसकी कमाई होती थी उसी से खाता था। यानी कि एक तरीके से अपनी मेहनत से हम लोगों को चीजें कर कर खानी चाहिए। तो जो भी अय्यासी की चीजें थी सारी, वो सारी उसके द्वारा बंद कर दी गई थी। तो यहां पर औरंगजेब जो था उसके द्वारा यहां पर जो ये रॉयल से सपोर्ट मिलती थी यहां पर इन सब चीजों को, ये क्राफ्ट को, वो सारा बंद कर दिया गया था। तो इसके चलते यहां पर आज की डेट में अगर बात करें सोने की कीमत क्या है, आप लोग सोने के बुने हुए कपड़े पहनोगे? सोने के कोई छोटी छोटी चीजें तो लोग पहन नहीं पाते हैं, अंगूठी हो गई या कानों के जो भी हो गए आइटम हो गए, गले के आइटम हो गए, वो तो पहनने के लिए दिक्कत रहती है। इतना ह्यूज आज की डेट में जो सोने का प्राइस बढ़ गया, उस टाइम पर लोग कपड़े पहना करते थे। तो आज की डेट में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो हाई कॉस्ट मटेरियल की आज की डेट में यहां पर हो चुकी है। तो उस टाइम से आज तक की अगर बात करें, उस टाइम पर पहले तो डिक्लाइन हो गया क्योंकि यहां पर एक तरीके से जो राजा रजवाड़ों की सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया, फिर उन्होंने कोई और काम धंधा करना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, जो ये वर्क है जो कि आप लोग जिसको यहां पर जरदोजी बोलते हो, ये अलग तरीके से यूज किया जाता है। यानी कि ऐसे नहीं जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर आइटम लेकर आ रहे हैं कि यहां पर इस पे सोने का पानी फेर रखा है, यानी कि एक तरीके से आइटम तो है चांदी का, सोने का पानी फेर रखा है, या फिर किसी और आइटम को सोने का पानी फेर कर ऐसे दिखाते हैं जैसे गोल्ड का आइटम पहन रखा है। तो आज की डेट में वही किया जाता है। यहां पर कहने के लिए गोल्ड एक शाइनिंग रहती है, पर लेकिन किसी और चीज की उसके ऊपर परत रहती है, यानी कि एक तरीके से किसी और चीज के ऊपर गोल्ड की परत देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी जो भी माला के जो बीज होते हैं, जो गोटा वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें यूज की जाती है जब बात करते हैं यहां पर जरदोजी के बारे में। इसकी कई सारी कैटेगरी में यहां पर आती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने शादी वगैरह में जो आउटफिट देखते हैं, इसी के साथ में जो हैवी कोट्स वगैरह जो देखने को मिलते हैं, कर्टेन्स वगैरह, तो वहां पर ये बेसिकली जरदोजी यूज की जाती है। इसी के साथ में एक यहां पर कामदनी,
तो ये जो कामदनी है ये यहां पर जो लाइट कपड़ा होता है, एक वो लाइट एक तरीके से कपड़ा होता है हल्का, उस पर सुई से बुनाई की जाती है मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो जैसे पर्दा वगैरह हो गया, स्कार्फ वगैरह हो गए, ठीक है, जो कैप्स वगैरह लगाई जाती हैं, खासकर आप लोगों ने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में जो कैप वगैरह पहनते हैं उन पे कई सारी कढ़ाई बुनाई सी हुई रहती है, ठीक है। पर्दा वगैरह हो गया उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये हल्के उस पे बेसिकली देखने को मिलती है। इसी के साथ में एक है मीना वर्क यहां पर, तो ये मीना वर्क आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये इस तरीके से जो इनेमल वर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर जो कोई ऐसे जैसे मान लीजिए कोई नीचे यहां पर आयरन, ठीक है, लोहा है, तो उसके ऊपर यहां पर कोई कढ़ाई ऐसी देखने को मिलेगी, तो ये इज डन इन गोल्ड। तो गोल्ड में नॉर्मली ये की जाती है, जैसे गोल्ड के आइटम नहीं है नाक में जैसे डालने के लिए जो उन्हें आते हैं, नाक में क्या बोलते हैं, कान का तो कुंडल बोलते हैं, नाक के क्या बोलते हैं बोलते हैं क्या बोलते हैं चलिए जो भी है माइंड से निकल गया। जैसे कान में जैसे कुंडल नहीं पहने जाते हैं और नाक में जो पहना जाता है मोती सा जो भी रहता है, तो उसका जो उसके ऊपर जो डिजाइन बना होता है, तो उसके बारे में ये बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें पास से आप लोग यहां पर देखते हैं। तो अगर आप लोगों से कल को ये हिस्ट्री के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप लोग बोलेंगे यार पता नहीं कहां से आ गया, पर लेकिन यहां से आ गया ये, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरीके से इसको एंजॉय कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर ये बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में अगर बात करें तो ये न्यूज निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से निकलकर। हर्षवर्धन जी जो है यहाँ पर आज के डेट में मिनिस्टर हैं, और बात की जा रही है डिजिटल ओशन के बारे में, यानी कि जो भी समुद्र से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी इंफॉर्मेशन को डिजिटली आप लोग सबके सामने रखे निकाल कर। यानी कि मान लीजिए मुझे एक सब्जेक्ट प्रॉपर वे में आता है और वो सब्जेक्ट मैं नोट्स बनाकर रखूं उसके एक कॉपी के अंदर में, ठीक है, और मेरे पास में ही पड़े हुए हैं, पर लेकिन अगर मुझे सबसे ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को पहुंचाने हैं तो मैं डिजिटल फॉर्म में उसकी पीडीएफ में या फिर किसी भी तरीके से पीपीटी में कन्वर्ट करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचा पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन इधर उधर रखी हुई है या जो भी इंफॉर्मेशन है, तो नेशनल जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन जो सर्विस है, इसके चलते जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, इनके द्वारा यहां पर www.incois.gov.in, तो यहां पर इसको बेसिकली रखने की बात की जा रही है। यानी कि ये वेबसाइट है जहां पर जाकर आप लोग ये डेटा देख सकते हैं। तो डिजिटल ओशियन जो है ये एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर ओशियन का डेटा मैनेज किया जाएगा, यानी कि ओशियन से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा यहां पर मैनेज किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से आप लोग जान सकते हैं समुद्र के अंदर दुनिया भर की चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, समुद्र के नीचे भी एक लाइफ आप लोग को देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में बात की जाती है। कई सारी चीजें समुद्र से निकाली जाती हैं, समुद्र के अंदर पॉल्यूशन भी आप लोग को देखने को मिलता है, दुनिया भर की प्लास्टिक वगैरह हम लोग डालते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए समुद्र काफी इंपॉर्टेंट है, मछली के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक काफी अच्छा सोर्स माना जाता है फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग इसको लेकर चलते हैं। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखिए आज के डेट में हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 यानी कि जो 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करते हैं। तो 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बात करता है लाइफ बिलो वाटर, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसके एरिया में भी आप लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छा कदम रहेगा इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में भी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी फिलहाल जो बात की जा रही है यहां पर ये एक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है जो ओशियनोग्राफी से रिलेटेड यहां पर, ताकि हम लोग चीजों को अच्छे से अडेप्ट कर सके जो भी इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी निकल कर आ रही है। तो डिजिटल ओशियन जो एक तरीके से यहां पर प्रोवाइडर है यहां पर ये, तो फोकस क्या रहेगा, फोकस ये रहेगा फ्री एक्सेस हो सके इंफॉर्मेशन का। आप लोगों को पता है कोविड-19 की इतनी सारी दवाई कैसे बन गई इतनी जल्दी जल्दी, तो संडे वाला आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, न्यूज़पेपर वाला, तो उसमें यह था कि आज की डेट में जो साइंस से रिलेटेड आर्टिकल थे, जो रिसर्च और स्टडी की जाती थी, वो पब्लिक में रख दी गई। यानी कि ऐसे ही हो गया जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं पब्लिक में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ये सारी अगर इंफॉर्मेशन मैं पब्लिक में प्रोवाइड न कराकर मैं बोलूं कि इसके लिए बहुत सारा पैसा आप लोगों को पे करना है, तो बहुत कम बच्चे होंगे जो पैसा पे कर पाएंगे। अब उन्हीं को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी और वही पढ़कर पास होंगे एग्जाम में, पर लेकिन अब सबको ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो अब आप लोग ये देखिए कि अब बच्चा जो खुद की मेहनत करेगा वो अच्छे नंबर लेकर आएगा। तो इसी के लिए पहले ऐसा था कि जो पैसे पे कर पाते थे उन्हीं के लिए एक्सेस रहता था, पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो चीजें हटाकर यहां पर कॉमन मैन के लिए भी उसको भी फ्री एक्सेस है यहां पर इंफॉर्मेशन का, वो वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है बेसिकली उसके चलते यहां पर ओवर ओशियन जो एक तरीके से उसके बारे में ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव है, उसको भी हम लोग आगे लेकर चल पाएंगे। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ओशियन से रिलेटेड जो भी इकोनॉमी है एक तरीके से, यानी कि जो भी आज के डेट में हम लोग को जो भी फायदा देखने को मिलता है या जो भी एक तरीके से ओशन से जो भी हम लोग प्रोडक्ट निकाल कर लेकर आते हैं उसके बारे में बात की जाती है। क्रूड ऑयल भी आप लोगों को देखने को मिलता है, हमारी कंट्री में भी कई जगह निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से पूछो क्रूड ऑयल जो है, जो कच्चा तेल है,
वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में निकाला जाता है, जो हमारी कंट्री के अंदर निकाला जाता है, नॉर्थ ईस्ट में या फिर महाराष्ट्र वगैरह साइड में है, कहां पर है? तो ये आप लोग जाकर एक बार सर्च कीजिएगा, आंसर चाहिए इसका मुझे, ठीक है। बाकी जो बात करें यहां पर ऑनलाइन जो इनिशिएटिव है, वेब बेस्ड जो एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, तो डेटा को एक जगह देखने को मिलेगा, 3D और 4D डेटा को विजुअलाइज किया जा सकेगा। हाँ, ये चीज है, ये चीजें इस तरीके से हो सकती हैं, उस तरीके से डेटा एनालिसिस किया जाएगा प्रॉपर वे में, ओशियोनोग्राफिक फीचर के साथ में, इसी के साथ में डेटा फ्यूजन, एक दूसरे से आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेटा जिस तरीके से आप लोगों ने फ्यूजन और फ्यूजन नहीं पढ़ा था उसमें, जब यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस तरीके से एटम मिलते हैं और एटम एक तरीके से दूर जाते हैं, एक तरीके से उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, दो एटम टूट जाते हैं, तो फ्यूजन का मतलब होता है कि जब दो आकर एक जगह फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो बात की जा रही है। तो बहुत सारा डेटा एक जगह इकट्ठा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मल्टी फॉर्मेट डाउनलोडेड आप लोगों को यहां पर डेटा अवेलेबल नजर आएगा अलग अलग सोर्स पे। तो लोगों के पास में जब डेटा अवेलेबल होगा, मान लीजिए अब आप लोगों को इंटरेस्ट आ गया यार ओशन के बारे में, कुछ तो पढ़ना चाहिए, कुछ जानना चाहिए, अब आप लोग वेबसाइट खोलकर बैठ गए, आप लोगों ने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रखी है, अब कुछ ना कुछ चीजें आप लोग भी हाथ पल्ले यहां से लगेंगी, तो आप लोगों को मजा आ गया इसमें, अगर कल को चल के तो आप लोगों को लगे यार इसी में स्टडी करते हैं, अच्छी चीज लग रही है, मजेदार लग रही है। तो इस तरीके से अलग अलग लोग जो है इसमें स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग लोग जो इस एरिया में आना स्टार्ट होंगे, तो ये एरिया और ज्यादा लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इनके ऊपर पढ़ाई करेंगे और जनता तक और ज्यादा चीजें पहुंच पाएंगी। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के साथ में जो ऑपरेशनल एजेंसीज हैं, नेक्स्ट यहां पर बात करें तो स्ट्रेटेजिक यूजर जो है, एकेडमिक की जो कम्युनिटी है, मैरीटाइम इंडस्ट्री है या फिर पॉलिसी मेकर है, वो सब आसानी से फिर इस डेटा का यूज करके आगे काफी कुछ इस तरीके से पॉलिसीज वगैरह बना सकेंगे, डिसीजन ले सकेंगे, आगे एकेडमिक में भी यहां पर बच्चों को पढ़ाया जा सकेगा। तो बहुत सारे ऐसे काम यहां पर किए जा सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का यहां पर ये बेसिकली फंड है, तो इस तरीके से काफी अच्छा तरीका बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का, ठीक है। तो ये तरीका है जिसके बारे में आइडिया रखेगा। आगे बढ़ता हूं। ऐसी जो न्यूज रहती है ना, 1 मिनट में कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कौन सी मिनिस्ट्री का है, क्या फंड है, क्या चीजें चल रही हैं, वो सारे जरा सी देर में कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएंगे। तो पूरी न्यूज को डिस्कस किया जा रहा है, इसका मतलब ये कि अब आगे पीछे ऊपर नीचे से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कैसा भी बन जाए, अब आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है वो कौन करता है? वो करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी कंट्री में कब स्टैब्लिश की गई थी? तो ये 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। इसके कौन चेयरपर्सन होते हैं यहां पर? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो चेयरपर्सन होते हैं। कितने मेंबर होते हैं इसमें? 6 मेंबर होते हैं इसमें। 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं और 3 मेंबर आरबीआई से निकल कर आते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन कैसा रहना है, और इनका टारगेट जो है इन्फ्लेशन का वो दे रखा है इनको 4 + -2 यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। पर लेकिन अभी जो बात की गई है मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो आरबीआई के द्वारा बोला गया कि 4 के आसपास ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए, तभी चीजें सही रहेंगी। अब आप लोगों के दिमाग में ये बत्ती घूल रही होगी यार 4 ही क्यों रहना चाहिए? तो इसको समझने के लिए आप लोग ये देखिए, जैसे 4 के आसपास में 2 और 6 बोल दिया, तो 2 और 6 पे क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है? तो इसको समझने के लिए आप लोगों को यहां पर एक छोटा सा पॉइंट समझना पड़ेगा। जैसे कि आज के डेट में हमारी कंट्री में किसान है, किसान अपना गेहूं मार्केट में बेचते हैं ले जाकर, ठीक है, और आप लोग मार्केट में गेहूं को खरीदते हो बीच में से, ठीक है, यानी कि यहां पर किसी दुकान पर ये गेहूं बेच दिया किसान ने और आप लोगों ने खरीद लिया, तो आप लोग जो कंज्यूमर हो गए और किसान जो हो गया प्रोड्यूसर हो गया। तो अगर जो महंगाई जो है वो ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि किसान को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, हालांकि वो मिलता नहीं है, वो एक अलग बात है, बीच में बिचौलिया खा जाते हैं। तो मान लीजिए किसान ने जो गेहूं उगाया, ये किसान ने गेहूं उगाया 10 रुपए केजी के हिसाब से, ठीक है, और यहां पर जो किसान है अगर आज के डेट में उसको 15 रुपए केजी के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है, और नॉर्मली जो मार्केट में जो आप लोगों को मिल रहा है यहां पर ये तो 15 रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है, सारी चीजें लगा के, मतलब किसान को चलिए थोड़ा कम लगा लो। पर लेकिन कंडीशन क्या बन रही है? कंडीशन ये बन रही है कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो महंगाई बढ़ गई है तो इसका मतलब है किसान की कमाई ज्यादा हो गई है, पर लेकिन कंज्यूमर की जेब पर इसका नुकसान पड़ने लगा है, ठीक है। पर लेकिन अगर महंगाई घट गई है, पता चला 10 रुपए पर केजी के हिसाब से किसान को पड़ रहा है, किसान का लागत लगाकर, और किसान इसको मार्केट में 9 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, और आप लोगों को तो मजा आ गया यहां पर यार सस्ता गेहूं मिल गया है। पर लेकिन किसान की तो कमर टूट गई ना, उसकी तो मेहनत भी नहीं उसको मिल रही है। तो इसलिए ना तो ज्यादा महंगाई अच्छी है और ना ही ज्यादा सस्ता अच्छा है। ज्यादा सस्ता अच्छा होगा तो बेचने वाले को दिक्कत होगी, और ज्यादा महंगाई होगी तो खरीदने वाले को दिक्कत होगी। तो एक बैलेंस होना चाहिए, और वो बैलेंस बोला गया 4% होना चाहिए। आगे समझ में, यानी कि ना ज्यादा महंगा होना चाहिए और ना ही ज्यादा सस्ता होना चाहिए। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके चलते यहां पर जो पेपर है ये बेसिकली ट्रेंड देख रहा है इन्फ्लेशन का क्या है यहां पर। तो इसी के चलते यहां पर एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो थी उसमें
4% जो था उसको सही इन्फ्लेशन माना जा रहा है। हमारी कंट्री में ये 2016 में स्टार्ट किया गया था, तो जिसके चलते जो इसकी वैलिडिटी है वो देखते हैं किस तरीके से आगे चल पाती है। 5 साल तक का टारगेट यहां पर रखा गया था, अब उसमें आगे देखेंगे फिर कैसे लेकर चलना है। स्टडी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है यहां पर, अगर बात करें इसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है। बाकी जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आप लोग यहां से समझिए, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई हो गई मार्केट में क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा हो गई। यानी कि जैसे आज के डेट में आप लोग कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए मैं कोई किताब लिखता हूं, ठीक है, वो किताब अगर आज की डेट में मैं उसको बोलता हूं कि ये किताब जो है ये 500 रुपए की है, ठीक है, 500 रुपए की है, मार्केट में इसके टोटल मिलाकर 100 पीस निकाले, तो 100 पीस निकाले और खरीदने वाले हैं 500। अब 500 खरीदने वाले हैं तो दुकान वाला क्या करेगा, बोलेगा यार यही पीस है, अब एक पीस जो है मैं 1000 रुपए का बेचूंगा, जिसको लेना है वो खरीद लो। बात दीजिए खरीदने वाले हैं 1000 और पीस है ओनली 500, अब जितना उसमें प्रिंट होगा उतने का ही बेचेगा वो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। कोस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या हो गया, मान लीजिए प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है, जैसे यहां पर उदाहरण है ये गुब्बारे जो है, ये गुब्बारे का तो प्राइस इतना ही है, पर लेकिन इसके अंदर अगर बात करें, चलिए गुब्बारे का प्राइस बढ़ गया और इसके अंदर जो गैस डाली जा रही है हीलियम, जिसकी वजह से ये उड़ते हैं, उसका भी प्राइस बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां पर इसकी महंगाई बढ़ गई, यानी कि एक तरीके से जो बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई यहां पर, तो ये भी प्राइस बढ़ा देती है, तो ये भी इन्फ्लेशन का रीजन बन जाती है। तीसरा इन्फ्लेशन होता है यहां पर बुल्ट इन इन्फ्लेशन। ये कैसा इन्फ्लेशन होता है, ये वो इन्फ्लेशन होता है कि प्राइस तो बढ़ रहा है कमोडिटी का, पर इसी के साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास में पैसा भी आ रहा है, यानी कि लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है। अब मान लीजिए पहले आप लोग साइकिल खरीदते थे, आप लोगों की इतनी सैलरी थी कि साइकिल खरीद रहे हैं, अब आप लोगों की सैलरी अच्छी खासी होगी, आप लोग स्कूटर और बाइक खरीदने लगे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अब मार्केट में जो बाइक की खपत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्कूटर के कंपेयर में बाइक खरीदना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी यहां पर जो एक तरीके से उसका प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि लोगों की वेज बढ़ने से भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, ये इसी के साथ में बुल्ट इन इन्फ्लेशन जो होते हैं, ये इन्फ्लेशन इस तरीके से वर्क करते हैं। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या इन्फ्लेशन अच्छा है मार्केट में, किस एक हद तक इन्फ्लेशन अच्छा है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन रहेगा तो इसका मतलब है डिमांड है, मार्केट में लोग सामान खरीद रहे हैं, और लोग सामान खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब सामान बनाने वाली कंपनी सामान भी बनाएगी। अब सामान बनाने वाली कंपनी सामान बना रही है तो एक तरीके से उसके वहां पर लोगों को इंप्लॉयमेंट यानी कि जॉब भी मिलेगी। अब जिनको इंप्लॉयमेंट मिलेगा उनको सैलरी मिलेगी, फिर वो सामान खरीदेंगे, तो थोड़ा इन्फ्लेशन मार्केट में अच्छा रहता है, जिससे कि जो जॉब ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है यूपीएससी के द्वारा पास्ट में पूछी जा चुकी है, तो आप लोगों से क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछ लिया जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यार एक बार, तो किधर से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको उठाकर पटकोगे। उठक बैठक ना करा दिया आप लोगों ने क्वेश्चन से तो बता देना। तो इसीलिए बोलता हूं कि चीजें रटनी नहीं है, एक बार समझ लो, उसके बाद में फिर आप लोग देखोगे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने बिल्कुल डांस करेगा। ठीक है, लुंगी डांस करेगा आप लोगों के सामने, अगर एक बार ढंग से चीजों को समझ लोगे तो। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये राज्य से निकल कर आ रही है, यानी कि स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, और स्टेट में भी किसके बारे में, ये है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारी ऐसे प्रोविजन अभी यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसके चलते जो अलग अलग तरीके से जो पैसा कमा गया इलीगल तरीके से, तो उसको किस तरीके से फिर से उसको एक तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। यानी कि एक तरीके से जो गलत तरीके से यहां पर जो अपना पैसा कमा गया उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है उसके द्वारा ऑर्डर इशू किया गया है कि एक तरीके से अटैचमेंट ऑफ द सेवरल प्रॉपर्टीज, यानी कि अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, जो बिलोंग करती है फॉर्मर जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन कनेक्शन विद ये जम्मू एंड कश्मीर जो क्रिकेट एसोसिएशन के कनेक्शन का जो केस था उससे। यानी कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर बहुत सारी जो ऐसी चीजें थी, जो प्रॉपर्टी थी इलीगल तरीके से लगा इनके द्वारा वो इकट्ठी की गई थी, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा यहां पर ऑर्डर इशू किया गया है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए है क्या, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है। अगर कोई उनको लगता है कहीं घपलाबाजी हो रही है इकोनॉमी के फील्ड में, तो ये उसको चेक करने के लिए चले जाते हैं। अगर कोई क्राइम हो रहा है इकोनॉमी के फील्ड में तो उसको चेक करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। 1956 में इसको बनाया गया था। एक तरीके से ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है एंटी करप्शन, यानी कि करप्शन को रोकने के लिए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसके द्वारा ऑर्डर किया गया कि 180 दिन के अंदर अंदर यहां पर कंफर्म किया जाए कि जो एजुकेटिंग ऑथोरिटी है
अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है? एक तरीके से जब आप लोग गलत तरीके से कोई पैसा कमा लेते हैं ना, जैसे आप लोगों ने कहीं से एक तरीके से रिश्वत ले ली, तो रिश्वत लेने के बाद में आप लोगों ने बोला कि मैं तेरा काम कर दूंगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दे, पर सैलरी गवर्नमेंट आप लोगों को दे रही है 36,000 रुपए, 1 लाख रुपए की आप लोगों ने रिश्वत ले ली। अब कहीं ना कहीं तो खपत करनी पड़ेगी ना। अब या तो आप लोग उससे कोई सामान खरीदेगा कि हाँ जाकर यार सोना खरीद लेते हैं, कुछ ऐसा खरीद लेते हैं, किसी न किसी तरीके से सिस्टम में लाने की आप लोग उसको कोशिश करोगे, तो वो इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा वो सिस्टम में जो आने की कोशिश करता है उसको रोकने का काम करती है ये एजेंसी। तो ये उसके लिए हमारी कंट्री में एक्ट है जिसको प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आप लोग बोलते हैं। तो इसके द्वारा बोला गया कि इफ इट इज नॉट कंफर्म, यानी कि अगर कंफर्म नहीं की जाती है कि प्रॉपर्टी किसकी है, तो इसको ऑटोमेटिकली अटैच कर लिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया जाएगा इन्फोर्समेंट के द्वारा। पर लेकिन अगर यहां पर सामने कोई निकल कर आते हैं तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर 45 दिन के अंदर अंदर यहां पर इनको जाना है, और इसके बाद में फिर ये कंसर्न हाई कोर्ट या फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं अगर इनको लगता है कि ये अपनी जगह वैलिड है। अब इसका मतलब क्या रहता है? अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अगर शब्द भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये लॉ कैसे काम करता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, पर्पज ये होता है कि अटैचमेंट होता है कि डिप्राइव करना जो एक्यूज्ड पर्सन है कि वो इस प्रॉपर्टी का फायदा ना उठा सके जो उसने गलत तरीके से कमाई है। पहली तो बात ये। दूसरा ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी जो रिमेन आज के दिन में उसके पास में है, ठीक है, ताकि आगे चलकर जिसे लॉ है वो एक प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी टू रिमेन आउट ऑफ द बाउंड, यानी कि उसके कंट्रोल में न रहे एक तरीके से जो एक्यूज्ड पर्सन है, खासकर जब तक ट्रायल कंप्लीट होती है। अगर ट्रायल होने के बाद में पता चल जाता है कि इसी की प्रॉपर्टी इलीगल नहीं है, फिर सही है, फिर तुम अपनी प्रॉपर्टी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो पीएमएलए जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग को यहां पर रोकता है। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए भी मनी को जो यूज किया जाता है, तो किस तरीके से क्राइम को रोका जा सकता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, मैंने आप लोगों को बताया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करती है, तो उसके बारे में भी आप लोग याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का ही काम करती है यहां पर, तो उसी तरीके से यहां पर ये काम करती है। तो इसके चलते यहां पर अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसने क्या किया, जो मनी यहां पर गलत तरीके से कमाई, ठीक है, उस मनी को कहीं और लगा दिया, अब उसके इक्विवेलेंट जो मनी है अब उससे यहां पर रिकवर की जाएगी, क्योंकि वो उसको ऑलरेडी जब्त कर चुका है, उसको ऑलरेडी वो डकार चुका है। तो इस तरीके से मान लीजिए कोई गलत तरीके से कहीं से रिश्वत ली और वो रिश्वत डकार गया, अब उससे निकाले जाएंगे ना, मालिया है भैया लेकर पैसा भागे यहां पर हमारी कंट्री के बैंक का, अब उसकी प्रॉपर्टी बेच बेचकर पैसा निकाला जाएगा ना, तो सॉरी यार क्या हो गया, सॉरी। तो यहां पर इसको लेकर यहां पर बेसिकली भाग गया, मालिया के नाम पर खांसी भी आ गई तो उससे पैसा निकाला जाएगा। तो ये काम किया जाता है बेसिकली अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि एक तरीके से पैसा उसी से निकाला जाए भैया जिसने हरकतें की हैं। तो ये फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में भी आइडिया रखिएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये एक नेशनल लेवल की न्यूज है। इसमें बात की जा रही है हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी डेडिकेट किया गया है जो एम्बिशियस, यानी कि काफी एक संभावनापूर्ण प्रोजेक्ट यहां पर देश को समर्पित किया गया है, जिसको यहां पर बेसिकली न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन है, ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये बेसिकली फ्राइट यानी कि एक तरीके सामान ढोने का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लाया और ले जाया जा सके, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट यहां पर, ये सैनवाल से लेकर यहां पर जो पहुंचने वाला है, ये यहां पर धनकुनी तक यहां पर ये बेसिकली जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये काफी अच्छा एक तरीका आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो ये लगभग जो लेंथ है इसकी, तो ये 351 किलोमीटर है। जो खर्चा आने वाला है यहां पर 5,750 जो बेसिकली करोड़ के करीब खर्चा आने वाला है। उत्तर प्रदेश के कई सारे पार्ट से होता हुआ यहां पर ये पहुंचेगा, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर डीकंजेस्ट करेगा, खासकर उस रास्ते को जो कानपुर और दिल्ली वाला रास्ता है, जो काफी ज्यादा कंजेस्टेड रास्ता माना जाता है। देखिए जो गंगा वाला रीजन है ना, जहां से गंगा होकर गुजरती है, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर आप लोगों से कोई पूछे तो वो गंगा वाले रीजन में पाई जाती है। और यहां पर कौन कौन से राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो आंख बंद कर आप लोग यहां पर इनका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि पहले से ही लोग ट्राइबल कम्युनिटी के टाइम से ही जब चीजें स्टार्टिंग से अगर बात करें जब तक हम लोगों ने प्रॉपर वे में रहना भी स्टार्ट नहीं किया था, तो तब ये जो लोग हुआ करते थे खासकर आदिवासी, तो वो नहर हो गई, नदियां हो गई, उनके किनारे पर रहा करते, नहर तो अब बनी, नदियों के किनारे पर रहा करते थे ताकि पानी की पूर्ति की जा सके। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एग्रो जो प्रोड्यूस है उत्तर प्रदेश का, वो भी यहां पर अलग अलग एरिया में कंट्री के हम लोग पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश को अगर आप लोग मैप में देखोगे तो उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक राज्य है, यानी कि चारों तरफ से लैंड से यहां पर लोक है। तो इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश यहां पर हो गया, तो लैंड से लोक है चारों तरफ से। तो यहां पर अगर कोई सामान जाना है बाहर, तो कहीं ना कहीं से कोई कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कोई पोर्ट तो कनेक्टेड है नहीं, तो उसके लिए यहां पर एक ऑल्टरनेटिव तरीका हो जाएगा
सामान को राज्य से बाहर पहुंचाने का। तो उसी की और यहां पर ये एक कदम है। इसी के साथ में किसी भी पार्ट में यहां पर कोई भी आइटम यहां पर पहुंचाया जा सकता है, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट और बेसिकली बोला इसीलिए जा रहा है क्योंकि यहां पर कोई पोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखेगा। इसके लिए एक ऑपरेशनल डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर प्रयागराज, जिसको आप लोग इलाहाबाद बोलते थे पहले, वहां पर बनाया जा रहा है, जो कमांड सेंटर आप लोग को देखने को मिलेगा एंटायर रूट का इसके रिलेटेड। इसी के साथ में जो यहां पर बोला जा रहा है, जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर प्रयागराज के साथ में यहां पर इक्विप किया जा रहा है, ये स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो कि इंडिजिनियसली डिजाइन है, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यहां पर डिजाइन चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा। तो हमारी कंट्री में खासकर जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको भी ले जाने का काम करेंगे, और भी बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, मल्टीपर्पज चीज के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो विकास का रेल कॉरिडोर भी बेसिकली इसको हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए माइंड में। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये इंटरनेशनल न्यूज है, और जो इंटरनेशनल न्यूज है यहाँ पर ये आप लोगों से बात करेगी अर्जेंटीना के बारे में। तो आप लोगों को अर्जेंटीना एक बार दिखा देते हैं। तो ई है हमारा गोला। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिए अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर हो गई, यहां से अर्जेंटीना आप लोगों को लेकर चलता हूं, ठीक है। तो जो सुबह सुबह चल रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग सर्दी के कपड़े ले लीजिएगा, वरना सर्दी लगेगी आप लोग को। तो यहाँ पर अर्जेंटीना हो गया एग्जैक्ट आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर अर्जेंटीना। बुर्नोइस एरीज जो है इसकी कैपिटल है अर्जेंटीना की। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है। तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। अर्जेंटीना के अंदर अभी जो अबॉर्शन लॉ से रिलेटेड जो है, यानी कि अगर अबॉर्ट कराना है बच्चे को तो 14th वीक तक यहां पर अबॉर्ट करा सकते हैं, यानी कि 14th वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करा सकते हैं, ऐसा यहां पर बोला गया है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये काफी ग्राउंड ब्रेकिंग है कंट्री के अंदर, क्योंकि मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव कंट्री के अंदर आती है जो अबॉर्शन की कैटेगरी में अगर आप लोग बोलते हैं। अगर किसी का यहां पर कोई रेप वगैरह हो जाता था तो तब यहां पर परमिशन मिलती थी, नॉर्मली अबॉर्ट वगैरह है वो यहां पर नहीं कर पाते थे। तो यहां पर इसके चलते हिस्टोरिकल काफी लंबे समय से यहां पर अर्जेंटीना के अंदर इस चीज की मांग चल रही थी, और पहले भी इसके खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट हो चुके थे कि भैया ये इस तरीका लॉ लेकर आओ, अगर कोई किसी को लगता है कि एक तरीके से ये जरूरत नहीं है बच्चे की तो उसको अबॉर्ट कर सके। पर लेकिन अब तक यहां पर ये चीजें नहीं थी। तो गर्भपात कराने के लिए यहां पर अब अर्जेंटीना के अंदर इसको लीगलाइज किया जा रहा है कि 14th वीक तक की जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो आप लोग इसको यहां पर अबॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर देखते हैं अर्जेंटीना, ये हो गया फोल्क आइलैंड। फोल्क आइलैंड जो है यहां पर ये कहने के लिए तो अर्जेंटीना के पास में है, पर ये ओवरसीज टेरिटरी है एक कंट्री की। उस कंट्री का नाम आप लोग बता दीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा, कल फिर इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। अर्जेंटीना जो है यहां पर चिली हो गया, बोलिविया हो गया, पैराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, यानी कि ये कंट्री यहां पर टच करती है, और ब्राजील, यानी कि 5 कंट्री इसको टच करती हैं जो इसकी बाउंड्री को अर्जेंटीना की। तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। फायदे क्या क्या इसके देखने को मिलेगी, जो वुमेन है उनको ऑटोनॉमी मिलेगी, और इसी के साथ में जो वुमेन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। यहां पर अगर किसी को लगता है कि इस तरीके से यहां पर बच्चे को अभी जन्म नहीं देना है तो वुमेन इंपावरमेंट के लिए आप लोग इसको एक अच्छा कदम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर ये हेल्थ के बारे में बात करिए। तो हमारी कंट्री में नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है, जिसको NMPB आप लोग बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आते हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया कंसोर्टिया फॉर मेडिसिनल प्लांट। एक तरीके से आप लोग इसको सहायता संघ या फिर भागीदारी संघ भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली काम क्या करने वाला है, तो यहां पर हमारी कंट्री में जो मेडिसिनल प्लांट है उसके ऊपर फोकस करने वाला है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर NMPB यानी कि नेशनल मेडिसिनल जो प्लांट्स बोर्ड है, यहां पर ये किसके अंडर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है। तो इसके द्वारा यहां पर जो एक तरीके से जो स्टेक होल्डर है, जो सप्लाई चेन है, उसको बेसिकली मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरीके से एड्रेस करेगा, जो कि लिमिटेड नहीं रहने वाला है, खासकर क्वालिटी प्लांटेशन के बारे में बात करेगा, प्लांटिंग मटेरियल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें, कल्टीवेशन के बारे में बात करेगा, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनके बारे में। जैसे हल्दी के बारे में बात करें, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर दर्द है तो थोड़ी सी हल्दी आप लोग गुनगुने दूध के साथ में अगर पिएंगे तो बॉडी में से आप लोगों को पेन जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी मेडिसिनल क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। कई सारे मेडिसिनल प्लांट पर फोकस देने की बात की जा रही है पहले फेज में, जैसे अश्वगंधा हो गया, इसी के साथ में यहां पर पिपाली हो गया, ओनल, ये यहां पर ओनला हो गया, ओनला, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर यह गुगलू, इसी के साथ में सतावरी, ये इनके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। क्वालिटी प्लांटेशन मटेरियल के ऊपर फोकस किया जाएगा, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के ऊपर, और यहां पर गुड पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस, यानी कि जैसे पैदा कर दिया जाता है इसको बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके बाद में कैसी प्रैक्टिस यहां पर देखने को मिलेगी। तो जो फार्मर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो भी यहां पर प्रॉपर वे में एक लिंक के साथ में यहां पर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली एक तरीके से अप्रोच बोला गया सीड टू सेल्फ, यानी कि लेकर यहां पर बेसिकली बीज से और फाइनल जो इसका लुक निकल कर आएगा उस तक यहां पर टारगेट इसको किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है यहां पर ये पर्टिकुलर न्यूज जिसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट आइडिया होना चाहिए।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, और इसी के साथ में मैं ये भी आशा करता हूं कि कल से आप लोग यहां पर प्रॉपर वे में ये टाइम फॉलो करना आप लोग स्टार्ट कर देंगे। जिसने बोला है कि सर इसको 5 बजे लेकर आओ, कम से कम वो तो शर्म करो थोड़ी सी आप तो कम से कम उठिए जिसने बोला है। अगर नहीं उठ रहे तो फिर ये गलत है, तो फिर बोलो कि इसको 11 बजे कर देते हैं, ठीक है। उठो यार, कम से कम मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इंटरनेशनल न्यूज हम लोगों ने देखी यहाँ पर, ये अर्जेंटीना के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने बात की हम लोगों ने भी प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो डेडिकेटेड अभी यहाँ पर फ्राइट कॉरिडोर निकलकर सामने आए, जिससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, डिटेल में समझा। स्टेट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो न्यूज थी तो डिटेल में समझा। अटैचमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी जाना। इकोनॉमी के बारे में इन्फ्लेशन से रिलेटेड देखिए और क्या क्या होते हैं यहाँ पर, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल और बुल्ट इन इन्फ्लेशन वो जाना। साइंस एंड टेक में अर्थ जो साइंस है उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिजिटल ओशन डेटा के बारे में जाना। इसी के साथ में आर्ट एंड कल्चर के बारे में तो काफी कुछ समझा हम लोगों ने, मध्य प्रदेश से रिलेटेड, और कई सारी जो मुगल एरा के टाइम की भी हम लोगों ने चीजें जानी। हेल्थ के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं इनके बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो किसान रेल के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो न्यूज जानी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज देखी थी, ये थी हम लोगों ने जो बात की थी किसके बारे में, नौसारा के शेर के बारे में। तो ये भी काफी अच्छे से हम लोगों ने इसको समझा। बाकी ये है आज के क्वेश्चन जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर ये डेडिकेटेड जो फ्राइट कॉरिडोर है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, किसके द्वारा यहाँ पर ये डेडिकेटेड जो ये फ्राइट कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया। इसी के साथ में किसके द्वारा यहाँ पर मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया ये रिलीज किया गया। डिजिटल ओशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन से राज्य की गवर्नमेंट यहाँ पर राग भोपाली के बारे में बात कर रही है, और एक जिला एक शिल्प यहां पर कौन से राज्य का प्रोग्राम है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर आता है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में ट्राइबल कम्युनिटी ये बोल रही है कि भाई साहब इसके अंदर इको सेंसिटिव एरिया को आप लोग मत डालिए। कौन ब्रिगेडियर जिनका नाम आप लोगों को बताना है, जिनको लोयन ऑफ नौसेरा के नाम से भी जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका आंसर है ए, यानी कि मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिल रही है यहां पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो गया। आइए अब कल का जो रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, यानी कि एक साल पीछे जाकर थोड़ा सा रिवाइज चीजों को कर लेते हैं। पार्लियामेंट के बारे में आप लोगों को बताना है। पार्लियामेंट के द्वारा अभी यहां पर बात की जा रही थी किसके बारे में, एक कंट्री की पार्लियामेंट के द्वारा में कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको रोका जाएगा, तो किसके द्वारा एक्ट पास किया गया है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बात की थी कि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बोला गया है कि कैपिटल रीजन और नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ वाला रीजन है वहां पर एल्कोहल यानी कि शराब से दूरी बनाकर रखनी है आप लोगों को, तो किसके द्वारा बोला गया था यहां पर, ये आप लोगों को बताना है। मेडिसिनल जो इमरजेंसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, अगर एक टेम्परेचर जो है बेसिकली उससे कम यहां पर चीजें चली जाती है तो इसको टर्म को क्या यूज किया गया कि बॉडी जो है टेम्परेचर इतनी जल्दी लूज करती है कि उतनी जल्दी वो बनाती भी नहीं है, तो टर्म क्या है यहां पर ये बताना है। इसी के साथ में यहां पर थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो था यहां पर ये कौन से राज्य का है ये आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की थी ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में, किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था अभी रिसेंटली, पहले अहमदाबाद में और अभी दिल्ली के अंदर में। इसी के साथ में कमेटी कौन सी थी जिसने इसको रिकमेंड किया गया था। एक और टर्म है यहां पर, अगर आप लोग देखें हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज के इतने डिस्टेंस पर है, ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है, जिसके चलते यहां पर टेम्परेचर जो है वो अप टू द मार्क रहता है इंसानों के रहने लायक, तो इस टर्म को क्या बोला गया है। इसी के साथ में आप लोगों ने यहां पर एक पर्सनैलिटी का नाम बताना था यहां पर, ठीक है, जिसके नाम पर यहां पर हम लोगों ने बात की थी एक वाइल्ड सन रोज के बारे में, ठीक है। तो ये किसके अंदर था, आंध्र प्रदेश के अंदर, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन इसके बारे में बन सकता है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए। तो इनके आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली अभी, तो इसके बारे में आप लोग यहां पर जान पाएंगे, ठीक है। तो ये है आप लोगों से क्वेश्चन, अभी इनके बारे में थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या क्या है। तुर्किश पार्लियामेंट है यहां पर जिसके द्वारा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये भी आप लोग बता दीजिए, रिवीजन हो गया। यहां पर हम लोगों ने हाइपोथर्मिया के बारे में बात की थी। हाइपोथर्मिया बोलते हैं बॉडी में टेम्परेचर जो है वो इतना कम हो जाता है कि बॉडी इतना टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर पाती है जितना लूज हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी जो कि मणिपुर के अंदर आप लोगों को देखने को मिला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी जो कार्ड था ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट नंदन नीलकनी कमेटी थी जिसके द्वारा बोला गया कि ऐसा कोई कार्ड हमारी कंट्री में होना चाहिए। गोल्डी लॉक्स बोलते हैं उस सिचुएशन को जो कि जो ग्रह इतनी दूर रहे कि ना तो ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो और वहां पर जो जीवन है वो संभव हो सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अर्थ जो है वो सन के गोल्डी लॉक्स जोन के अंदर आता है, ठीक है।
ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बोटनिस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो यहाँ पर लाला जी आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी पोर्टुलुका, तो पोर्टुलुका लाला जी थे जिनके नाम पर यहाँ पर ये नाम रखा गया वाइल्ड सन रोज का। ये कहां पर था, ये प्रकाशम जो डिस्ट्रिक्ट है, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। सारी पीडीएफ आज तक की जितनी भी है यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, उनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। और बाकी मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी। अगर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है तो भी आप लोग यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा, अपनी अटेंडेंस आप लोग लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर जिस नंबर पर लाइक करें वही आप लोग का अटेंडेंस हो गया। इसी के साथ में जो भी आप लोग को लगे अगर वीडियो शेयर करने लायक है, जैसे बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, तो आप लोग भी इसको जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं वहां पर शेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहेगा एसएलवी फैमिली के लिए। तो हैशटैग एसएलवी 1 मिलियन, तो एसएलवी को हमको जल्दी से जल्दी 1 मिलियन का परिवार बनाना है और आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो शेयर मत कीजिए, और जब फायदा नहीं हो रहा है तो देखना भी बंद कर दीजिए अगर जिसको फायदा नहीं हो रहा है। यानी कि एक तरीके से अगर किसी चीज में फायदा नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। तो आप लोग अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और फिर से शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को, आपके परिवार को, कि शानदार तरीके से एंजॉय करो यार। ये जो साल अभी आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है, नया नया, सुबह सुबह अभी ताजा ताजा बिल्कुल गरम गरम रसगुल्ले जैसा साल आप लोगों के सामने आ गया है। कैसे आप लोगों को खाना है ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।